बच्चों लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे, अगर आपको याद हो तो वी वर डूइंग कि हमारे पास पर्सन की कैटेगरी क्या होती है, पर्सन की कैटेगरी क्या होती है। तो उसमें हम लोग पढ़ रहे थे बच्चों कि पर्सन में हमारे पास आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन होता है। तो कितने पेज अभी हमने बच्चों नोट किए, एक बार बताओगे कॉपी में? जो शुरू से जो न्यू ज्वाइनीज है उनको मैं एक बार बता दूं, कितने पेजेस हमने अभी लिखे हैं न्यू ज्वाइनीज को मैं बता दूं। तो 5-6 पेज छोड़ के, सिंगल पेज के आगे पीछे 5-6 सिंगल पेज, तो सिंगल पेज 5-6 छोड़ के न्यू ज्वाइनीज जो है ना आगे नोटिंग शुरू करें, ठीक है। चलिए, बाकी बच्चे ऑनलाइन आ गए हैं, सभी शुरू करते हैं बच्चों। तो कोई डाउट है फ्रॉम द लास्ट टॉपिक? हमने जो बात की थी एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, कंपनी, फर्म, इंडिविजुअल, एचयूएफ, ये हमने बात करके चली थी। तो बच्चों आगे चलते हैं, एग्जांपल लेते हैं उसी कंसेप्ट का। डिटरमाइन फ्रॉम द फॉलोइंग determine from the following the category of person. Determine from the following the category of person, आपको पर्सन की कैटेगरी बतानी है। एबीसी स्कूल बोले हमारे पास कोई स्कूल है, उसका नेचर क्या है पर्सन में? बोलिए क्या नेचर है, बताओ बच्चों। एजेपी बोली यस, ओके, तो बिल्कुल सही। आर्टिफिशियल जुडिशियल क्या पर्सन के नाम से वो होकर चलता है। नंबर बी, एक्स प्राइवेट लिमिटेड, बोलिए किस कैटेगरी का पर्सन है? कंपनी, कंपनी है कि नहीं है बच्चों? यस और नो? बिल्कुल कंपनी है। एक्स एंड कंपनी, ये क्या है? फर्म। एक्स एंड कंपनी किस कैटेगरी का पर्सन है? फर्म। कंपनी वही होती है जिसके नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड या क्या लिखा होता है? लिमिटेड लिखा होता है, ठीक है, वही होती है कंपनी। बाकी कंपनी की डेफिनेशन में नहीं आकर चलेंगे, कभी भी ये बात ध्यान रखकर चलना। फिर आपके पास एक्स एंड वाई ज्वाइन टुगेदर एंड मेक्स एन एग्रीमेंट। दो लोग इकट्ठा हुए लेकिन उनके बीच में एग्रीमेंट बन गया, बोलिए क्या हो जाएगा? फर्म। अगर एग्रीमेंट हो गया तो पार्टनरशिप फर्म बन जाएगी ना बच्चों, और एग्रीमेंट नहीं होता तो या तो बीओआई या तो क्या एओपी, डिपेंडिंग पर्सन किस कैटेगरी के होकर चलते। नंबर ई, एक्स एंड वाई ज्वाइन टुगेदर विदाउट एग्रीमेंट। अब बताओ, हाँ ऑनलाइन वाले बच्चों बताओ, एक्स एंड वाई ज्वाइन टुगेदर विदाउट एग्रीमेंट, अब बताओ ये क्या होगा बच्चों? बीओआई। बिल्कुल सही जवाब, बीओआई। तो बिल्कुल सही जवाब। फिर आ गई फर्म एंड कंपनी ज्वाइन टुगेदर विदाउट एग्रीमेंट। फर्म एंड कंपनी ज्वाइन टुगेदर विदाउट एग्रीमेंट, बोले एओपी, क्योंकि इंडिविजुअल के अलावा भी लोग हैं। शिव मंदिर, बोले एजेपी। समझ आया पॉइंट बच्चों? चलें आगे, डन है, क्लियर है सभी को? चलिए। सो
पेपर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है नेचर ऑफ पर्सन के ऊपर, और अगर हमें पर्सन का पता होगा तभी तो हम टैक्सेशन के रूल्स वहां पे क्या करेंगे, क्लियरली अप्लाई करके चलेंगे। चले अब नया टॉपिक, अब जो न्यू ज्वाइनीज है उनको भी समझ आएगा। अब आ रहा है हमारे पास प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर। तो क्या होता है हमारे पास बच्चों प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर का कंसेप्ट, वो समझते हैं बच्चों। जिस साल डिपार्टमेंट आपका डाटा चेक करता है, जिस साल डिपार्टमेंट आपका डाटा चेक करता है वो होता है असेसमेंट ईयर, वो होता है असेसमेंट ईयर जिस साल वो असेस कर रहे हैं। और उससे जो पिछला साल होता है, असेसमेंट ईयर से जो पिछला साल होता है जिसका डाटा चेक किया जाता है, वो होता है हमारे पास क्या, प्रीवियस ईयर। क्या होता है, प्रीवियस ईयर। अब बच्चों एक चीज आप समझना, एक चीज आप समझना, अगर हम बात करें ये हमारा प्रीवियस ईयर जो पेपर में आना है 1/4/21 से 31/3/22 का आना है, मतलब फाइनेंशियल ईयर 21 और क्या 22, फाइनेंशियल ईयर 21-22। इसको हम फाइनेंशियल ईयर भी कह सकते हैं, करंट ईयर भी 21-22 कह सकते हैं, या प्रीवियस ईयर भी 21 और क्या कह सकते हैं 22 कह सकते हैं। अब प्रैक्टिकली समझिएगा, हम पूरा साल जो पैसा कमाते हैं ना, जनरली डिपार्टमेंट हमारे काम में कोई भी इंटरफेयर नहीं करता। वो कहते हैं साल में पैसा कमा लो, काम धंधा कर लो, कमा लो पैसा। तो यहां पे आरओआई की रिटर्न ऑफ इनकम की डेट आती है, या तो वो 31 जुलाई होती है या 31 अक्टूबर होती है, एक्सेट्रा, डिपेंडिंग एसएससी के ऊपर, जिसका ऑडिट होता है कि नहीं होता। साल खत्म होने के बाद जो जुलाई आता है, जिनका भी ऑडिट नहीं होना होता उनको इनकम टैक्स में अपना पूरा इस टाइम का डाटा सबमिट होता है, जिसको बोलते हैं रिटर्न ऑफ इनकम। इनकम का पूरे डाटा रिटर्न की फॉर्म में क्या देना है, मिनिस्ट्री को देकर चलना है। तो आरओआई की डेट होती है 31 जुलाई, जिनका ऑडिट होता है लेट से 31 अक्टूबर, ठीक है, एक डेट है। तो पूरा सारा पैसा कमाओ, यहां पे अपना डाटा क्या करो, सबमिट करो। जैसे आप पूरा साल पेपर की तैयारी करते हो, फिर एग्जाम की डेट आ जाती है, एग्जाम दे देते हो, ऐसे ही। तो इस साल में जो हमने कमाया वो डाटा यहां पे फाइल होगा मिनिस्ट्री को, और फिर वो चेक करेंगे। और ये होती है लास्ट डेट 31/3/23, 31/3/23 की एक डेट है। इसके बाद रिटर्न नहीं फाइल हो सकती, इसके बाद यहां तक तो विदाउट लेट फीस होती है, इसके बाद लेट हुए इस पीरियड में तो लेट फीस लगती है सरकार की तरफ से। इसके बाद डाटा 22 का डाटा इसके बाद जा नहीं पाएगा जनरली। तो डिपार्टमेंट जनरली ये हो जाता है पूरा साल हमारे पास असेसमेंट ईयर 22 और क्या 23, 22 और 23। तो जैसे डाटा 31 जुलाई लास्ट डेट होती है जिनका ऑडिट नहीं होता, जिनका ऑडिट होता है अक्टूबर, तो कोई लोग अप्रैल में फाइल कर देते हैं, कोई मई में फाइल कर देते हैं, कोई जून में, कोई जुलाई में, कोई अगस्त में, कोई सितंबर में, अक्टूबर में, ऐसे कोई लेट फीस के साथ बाद में भी। तो डिपार्टमेंट के लोग पूरी कोशिश यही करते हैं इस साल जो ये असेसमेंट ईयर है 22 और 23, इस साल किस साल की असेसमेंट होनी है बच्चों, 21 और किसकी 22 की। तो असेसमेंट ईयर एक वो ईयर होता है जो जिस साल आपकी इनकम असेस होती है, और किस साल की इनकम असेस होती है, पिछले साल की। वो पिछला साल होता है प्रीवियस ईयर। तो टैक्स में प्रीवियस ईयर बोल दे, फाइनेंशियल ईयर बोल दे, करंट ईयर बोल दे, एक ही बात है, समझ आई बात। तो प्रीवियस ईयर क्यों बोला गया है, असेसमेंट ईयर से पिछला साल, इसलिए वर्ड प्रीवियस बोला गया है। वैसे प्रीवियस ईयर का मतलब जिस साल हम पैसा कमाते हैं, मतलब फाइनेंशियल ईयर वो है हमारा जिस साल हमने पैसा कमाया, हम डाटा सबमिट करेंगे, डिपार्टमेंट उसको क्या करेगा, असेस करेगा। अभी प्रैक्टिकली इस समय कौन सा असेसमेंट ईयर चल रहा है, इस समय असेसमेंट ईयर मार्केट में चल रहा है 21 और क्या 22। इस साल किस साल की असेसमेंट हो रही है, 2020 और किसकी 21 की। ये तो पहले खत्म होगा, फिर इसकी असेसमेंट क्या होगी, स्टार्ट होकर चलेगी। डिपार्टमेंट ने ऐसा सिस्टम बनाया है, और 5-6 साल में भी और ऐसा सिस्टम हो जाएगा, 5-6 साल में भी और ऐसा सिस्टम हो जाएगा कि आपकी नॉलेज के लिए 5-6 साल में भी ऐसा सिस्टम हो जाएगा कि आपकी रिटर्न आज फाइल करोगे,
कल असेस होकर मेल पे रिजल्ट आ जाएगा, भाई उनके हिसाब से ठीक है या गलत है। ये डिटेल असेसमेंट नहीं होती, ऊपर ऊपर से असेसमेंट होती है। डिटेल तो फिर लेजर लेके जाना पड़ता है, वो तो इंडिया में 5% का केस लगता है, सबका केस नहीं लगकर चलता। समझ आया पॉइंट? तो असेसमेंट ईयर का मतलब जिस साल हम असेस करेंगे, और जिसको असेस करेंगे वो पिछला साल है, इसलिए क्या बोलते हैं? प्रीवियस ईयर। एक बार नोट करिए, एक बार नोट करिए। समझ आया आपको? चलिए, अब आ रहा है हमारे पास असेसमेंट ईयर क्या होता है। अब आ रहा है हमारे पास व्हाट इज द मीनिंग ऑफ असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर क्या होकर चलता है? बच्चों ये लोग बोलेंगे असेसमेंट ईयर जो हमारे पास होता है वो 12 महीने का होता है हमेशा। असेसमेंट ईयर हमेशा 12 महीने का होता है, जो 1 अप्रैल से शुरू होता है, 31 मार्च को खत्म हो जाता है। और इससे जो पिछला साल होता है वो क्या होता है? प्रीवियस ईयर होता है। तो बच्चों लिखते हैं दिस पीरियड, दिस मीन्स अ पीरियड of 12 months commencing on 1st April commencing on 1st April। ये पीरियड है जो कमेंस होता है बच्चों कब? 1st अप्रैल को। द ईयर इन विच income is earned is the previous year। जिस साल हम पैसा कमाते हैं, जिस साल हम पैसा कमाते हैं वो आपका कौन सा साल है? प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर। एंड सच इनकम is taxable in immediately following year which is the assessment year। और अगले साल इसकी टैक्सेबिलिटी होती है, क्योंकि ज्यादातर लोग अपना टैक्स तभी पे करते हैं जब उनकी रिटर्न क्या होती है? जाती है। तो जैसे वो अपना डाटा सबमिट करते हैं जुलाई में, ज्यादातर लोग तभी अपनी, आपकी नॉलेज के लिए, अपनी रिटर्न क्या करते हैं? फाइल करके चलते हैं। तो इमीडिएटली फॉलोइंग का मतलब क्या होता है? नेक्स्ट ईयर। तो जैसे किसी का फाइनेंशियल ईयर 2021 है तो उसका असेसमेंट ईयर हो जाएगा 21 और क्या? 22। तो अभी जो प्रैक्टिकल असेसमेंट चल रही है, अभी जो प्रैक्टिकल असेसमेंट चल रही है वो आपकी नॉलेज के लिए किस साल की चल रही है बच्चों? इस साल जो असेसमेंट किस साल की चल रही है? अभी असेसमेंट ईयर 21-22 प्रेजेंट में जैसे चल रहा है अभी आज की डेट में सितंबर में। तो इस साल किसकी असेसमेंट हो रही है? पिछले साल की। ये साल तो जो हमारे वाला खत्म होगा 21-22, तो नेक्स्ट ईयर इसकी असेसमेंट होकर चलेगी। पॉइंट समझ आया? चलें
डन है। फिर आपके पास नेक्स्ट पॉइंट अब आ रहा है, असेसमेंट ईयर क्या होता है हमारे पास, तो हमने पढ़ लिया। अब प्रीवियस ईयर क्या होता है? प्रीवियस ईयर सेक्शन 3 में व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रीवियस ईयर? इट मीन्स द फाइनेंशियल ईयर immediately preceding the assessment year. The income earned during the previous year is taxable in assessment year. जो पैसा हम प्रीवियस ईयर में कमाते हैं उस पे टैक्स कब लगता है बच्चों? असेसमेंट ईयर में लगता है। तो पैसा कमाओ प्रीवियस ईयर में, असेस कब होगा? अब बच्चों आपके नॉलेज के लिए वो होकर चलेगा नेक्स्ट ईयर के अंदर। तो प्रीवियस ईयर वर्ड तो असेसमेंट ईयर के मुकाबले में दिया है। जिस साल असेस होती है पिछला साल क्या होता है? प्रीवियस ईयर होके चलता है। अब सुनिए, वैसे प्रीवियस ईयर भी 12 महीने का होता है, लेकिन आपके नॉलेज के लिए प्रीवियस ईयर 12 महीने से छोटा भी हो सकता है कुछ केस में। जैसे आपने कोई नया बिजनेस प्रोफेशन पहली बार शुरू किया, आज मान लो 8 सितंबर को आपने पहली बार शुरू किया, तो अगर आपने कोई बिजनेस पहली बार शुरू किया 8 सितंबर को, तो इसका पहला फाइनेंशियल ईयर जो होगा ना 8 सितंबर से लेके 31 मार्च 2022 तक होगा। क्योंकि आपका बिजनेस आज पहली बार शुरू हुआ, वो अगस्त में तो था नहीं, जुलाई में तो था नहीं, फिर नेक्स्ट ईयर से वो 1 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर कोई भी बिजनेस या प्रोफेशन फर्स्ट टाइम सेटअप हुआ हो, कोई कंपनी साल के बीच में बनी हो, तो उसका प्रीवियस ईयर शायद क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। बाकी अगले साल से वो क्या होगा? 1 अप्रैल को होके चलेगा। फिर लिखते हैं इसके आगे, बिजनेस और प्रोफेशन newly set up during the financial year, in such case previous year shall be the period beginning on date of setting up of business oblique profession and ending with 31st March of तो बच्चों जिस साल बिजनेस पहली बार शुरू हो तो डेट ऑफ सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंड एंडिंग ऑन 31st मार्च। जैसे एक्स स्टार्टेड द बिजनेस फॉर फर्स्ट टाइम ऑन 30/12/21, फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर प्रीवियस ईयर 30/12/21 से 31/3/22। बोली डन है बच्चों? पहला फाइनेंशियल ईयर 30/12/21 से कब होगा? 22। तो ये आपका, 1 मिनट देखो सभी, 1 मिनट देखो, लिखना बाद में। ये हो गया आपके पास लेस देन 12 महीने, और फाइनेंशियल ईयर हो गया आपके पास 21 और 22, और इसकी असेसमेंट होगी 22 और क्या 23। अब 1 मिनट अभी रुक जाओ, अभी लिखना। और जो सेकेंड फाइनेंशियल ईयर है वो 12 महीने का ही होगा, वो 1 अप्रैल 22 से 23 तक चलेगा। इसका फाइनेंशियल ईयर होगा 22-23
असेसमेंट होगी 23 और किस में 24 में। ठीक है, समझ आया पॉइंट? तो बच्चों इनकम टैक्स में क्या है, आपने एक फर्म मान लो कि एक फर्म आपने बनाई, कि जैसे आपने फर्म बनाई फेब में या 5 मार्च को बनाई, तो 26 दिन के बाद 31 मार्च को उसका पहला फाइनेंशियल ईयर क्या हो जाएगा, एंड। इनकम टैक्स में हमेशा मार्च में, जबकि कंपनीज एक्ट में ऐसा नहीं है। अगर आप कोई भी कंपनी जनवरी के बाद बनाओगे, मतलब जनवरी, फेब और मार्च इनमें बनाओगे कोई कंपनी, तो कंपनीज एक्ट में उसका फाइनेंशियल ईयर इस साल ना होके अगले साल एंड होगा। जैसे मान लो आपने जनवरी 21 में बनाई, तो 31 दिन 21 में एंड नहीं होगा उसका, 31 दिन कब होगा, 22 में। पर इनकम टैक्स की रिटर्न उसकी जाएगी किसमें, 31 दिन 21 में ही जाएगी। तो उसमें कंपनी का डाटा फाइल करने के लिए उसको 1 साल एक्स्ट्रा मिल जाएगा, पर इनकम टैक्स में ऐसा नहीं है। इनकम टैक्स की कंप्लायंस तो उनको चाहे वो मार्च में बना ले, चाहे 30 मार्च को बना लें, तो भी 1 दिन की फाइलिंग उनको करनी पड़ेगी हिसाब किताब की। जबकि कंपनीज एक्ट में उनका फाइनेंशियल ईयर 1 साल क्या हो जाता है, एक्सटेंड कर दिया जाता है। तो इनकम टैक्स में ऐसा कुछ भी नहीं है। समझ आया पॉइंट सभी को? चले फिर आगे, डन है। चलिए फिर आपके पास एक बार इसको पढ़ लो, कोई डाउट है मुझे बताओ। 2 मिनट में टैक्स के रेट शुरू करने जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक। और 1 मिनट पिछला वाला देख लो, उसमें कोई डाउट है तो आप लोग पूछिए। अब हम बहुत अच्छा टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, रेट्स ऑफ टैक्स, नॉर्मल रेट्स। कोई डाउट है एक बार पूछ लो बच्चों। पिछला टॉपिक में कोई डाउट है पूछो। कोई भी डाउट है एक बार पूछिए, फिर आगे चलते हैं। एक बच्चे ने पिछले टॉपिक से डाउट पूछा है, सर्कुलर। मैंने बोला था सर्कुलर हमेशा सीबीडीटी इशू करती है, और जो नोटिफिकेशन है सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती है। गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन सबके ऊपर बाइंड है, और सर्कुलर सिर्फ डिपार्टमेंट पे बाइंड होता है, एसएससी पे बाइंड नहीं होकर चलता। चलें फिर आगे। बच्चे सर्कुलर तो कोई किसी डेट्स को बढ़ने के लिए, किसी मैटर की क्लैरिफिकेशन के लिए आते हैं। नोटिफिकेशन में तो लॉ आता है, हर समय पार्लियामेंट तो बैठता नहीं है। कोई जिस समय पार्लियामेंट का सेशन ना बैठा और देश में कोई नया रूल लेके आना हो, तो सरकार बाय नोटिफिकेशन ही लेकर आती है। तो सरकार के पास लॉ बनाने की पावर है, ना कि सीबीडीटी। वो तो सिर्फ क्लैरिफिकेशन दे सकती है थ्रू क्या, सर्कुलर्स। और पूछिए, चलें फिर आगे। चलिए बच्चों, तो बच्चों अब हो गया, अब प्रैक्टिकल पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग अभी। रेट्स ऑफ इनकम टैक्स क्या होते हैं? मैंने आपको बोला था 2 तरह के रेट्स होते हैं, एक नॉर्मल रेट जो कि एनुअल फाइनेंस एक्ट में होते हैं, और एक हमारे पास क्या होता है, स्पेशल रेट्स जो कि इनकम टैक्स एक्ट में होते हैं। चलिए अब लिखने जा रहे हैं रेट्स क्या है देश के अंदर। नंबर 1, इन केस ऑफ इंडिविजुअल HUF, AOP, BOI, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, चाहे वो रेजिडेंट है चाहे वो नॉन रेजिडेंट है। इन केस ऑफ इंडिविजुअल HUF, AOP, BOI, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, इस केस में स्लैब लगती है, और स्लैब का दूसरा नाम है एवरेज रेट ऑफ टैक्स।
इसमें बच्चों स्लैब लगती है और स्लैब का जो दूसरा नाम होता है एवरेज रेट ऑफ क्या होता है, टैक्स होकर चलता है, एवरेज रेट ऑफ टैक्स। बच्चों देश में 7 कैटेगरी ऑफ पर्सन हमने पढ़ा, उसमें से अब टैक्स किसके ऊपर क्या लगता है बच्चों, अप टू 2.5 लाख, अप टू 2.5 लाख कोई टैक्स नहीं, 2.5 लाख 1 से 5 लाख तक 5%, 5 लाख 1 से 10 लाख तक 20%, 10 लाख से ऊपर कितने परसेंट, 30% टैक्स रेट है। इसको हम स्लैब बोलते हैं, स्लैब, सीढ़ियां चढ़ना, एवरेज रेट ऑफ टैक्स स्लैब, इसको हम स्लैब बोलते हैं, एवरेज रेट ऑफ टैक्स बोलते हैं बच्चों। अब सुनिए बच्चों, देश में आप और जो मैं हम हैं, हमारे ऊपर स्लैब लगती है। पहले 2.5 लाख तक हमें कोई टैक्स नहीं देना, अगले 2.5 लाख के ऊपर 5%, अगले 5 से लेकर 10 के बीच में 5 लाख पे 20% और 10 लाख से ऊपर कितना, 30%। अब सुनिए, लोग स्लैब का मतलब गलत निकालते हैं टैक्स कैलकुलेशन में, आप पहले समझिए इसको। स्लैब का मतलब, मान लो आपकी इनकम 12 लाख है या आपकी इनकम 7 लाख है एग्जाम्पल, तो 7 लाख है इसका मतलब नहीं आप इसमें आओगे, ऐसा नहीं है, नो नो नो। आपकी इनकम 12 लाख है इसमें आओगे, ऐसा नहीं है। स्लैब का मतलब यह है पहले 2.5 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं देना, समझ आई बात। अगर आपकी इनकम 2.5 से 5 से ऊपर है तो ये 2.5 हो गया डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 2.5, तो इस पे कितना देना है, 5%। ये अगर 5 से 10 के बीच में है, जैसे आपकी इनकम 7 लाख है तो पहले 2.5 लाख पे आपको कुछ नहीं देना, अगले 2.5 के ऊपर सिर्फ कितना देना है, 5, और 5 लाख से ऊपर कितना है, 7 लाख में डिफरेंस कितना है, 2 लाख, उस 2 लाख पे कितना देना है, 20%। कितना देना है, 20%। एग्जाम्पल चेंज, आपकी इनकम 15 लाख है, आपकी इनकम 15 लाख है, तो अगर आपकी इनकम 15 लाख रुपए है तो पहले 2.5 लाख तक आपको कोई भी टैक्स नहीं देना, अगले 2.5 के ऊपर कितना देना है, 5, अगले 5 के ऊपर कितना देना है, 20, और 10 से ऊपर कितना है, 5 लाख, 10 से ऊपर कितना है, 5 लाख, उसके ऊपर कितना जाएगा, 30% जाएगा। तभी हमने कहा इनकम टैक्स प्रोग्रेसिव है, मोर यू अर्न मोर यू नीड टू पे। जिसकी इनकम 10 लाख से ऊपर जाती जाएगी उस पर 10 लाख से ऊपर की जो इनकम है, 10 लाख से जो ऊपर की इनकम है उस पर 30% क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन पहले 2.5 पे सबके लिए क्या है, निल है। अगले 2.5 के ऊपर कितना है, 5 है, अगले 5 के ऊपर कितना है, 20 है, और 10 से जितना ऊपर है उसके ऊपर कितना है, 30% टैक्स है। ऊपर से समझ आया सभी को। अब आगे नेक्स्ट पॉइंट, दूसरा पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, इन केस ऑफ an individual who is resident and having age of 60 years or more एक पर्सन, ध्यान से समझना, इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल, अब सिर्फ इंडिविजुअल की बात हो रही है, एओपी एचयूएफ की बात नहीं हो रही, जो देश में सीनियर सिटीजन है और देश का रेजिडेंट है, देश का रेजिडेंट है मतलब इंडिविजुअल प्लस रेजिडेंट और प्लस 60 साल सीनियर सिटीजन है। तो बच्चों इसको जो स्लैब मिलेगी अप टू 3 लाख मिलेगी, बुजुर्गों को 3 लाख तक मिल है, 3 लाख 1 रुपए से लेके 5 लाख के बीच में इनकम पे 5%, 5 लाख 1 से 10 लाख के बीच में 20%, अबव 10 लाख से ऊपर कितना, 30%, 30%। बच्चों सुनो एक मिनट, अगर कोई सीनियर सिटीजन है लेकिन नॉन रेजिडेंट है, फॉरेन का, उसके लिए हमेशा 2.5 लाख की स्लैब है। ये देश के रेजिडेंट के लिए है। इफ यू आर अ नॉन रेजिडेंट, अगर आप भारत के रहने वाले नहीं हो और 60 साल से ऊपर वाले हो तो आपको ऊपर वाली स्लैब मिलेगी कितने की, 2.5 लाख की।
ये सिर्फ देश के रहने वाले के लिए, रेजिडेंट वाले के लिए है और किसी के लिए नहीं। हमारे देश के बुजुर्गों को सरकार ने 50,000 की इनकम पे एक्स्ट्रा छूट देकर चली है। समझ आया पॉइंट सभी को? तो अगर एनआर हो, एनआर का नाम सुनते ही चाहे एज कुछ भी हो, ऑलवेज स्लैब 2.5 लाख की रहेगी, लेकिन ये रेजिडेंट को स्लैब मिलकर चलेगी जो आपके नॉलेज के लिए एक्स्ट्रा स्लैब होकर चलेगी। समझ आया बच्चों? ओके, in case of individual who is resident and having age of 80 years or more, supra senior citizen, अगर आप देश के बुजुर्ग हो और 80 साल हो और देश के रेजिडेंट हो, मतलब देश का सीनियर सिटीजन, तो बच्चों आपके लिए और रिस्पेक्ट है, आपको 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना। और 5 लाख 1 से लेके 10 लाख के बीच में वही 20%, और अबव 10 लाख 30%। तो अगर आप एनआर हो बच्चों, अगर आप एनआर हो और सीनियर सिटीजन हो, 2.5 लाख वाली स्लैब है। ये देश के रेजिडेंट के लिए है, सिर्फ 80 साल वाले के लिए, बाहर वाले लोगों के लिए ये स्लैब अवेलेबल नहीं है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए ओएमआर एनआर पे, तो एनआर हमेशा 2.5 लाख है, ध्यान रखना। एनआर हमेशा कितना है? 2.5 लाख है, 2.5 लाख से ऊपर नहीं होकर चलेगा। समझ आया बच्चों पॉइंट? ओके, अब क्या हुआ, हर बजट में हमारी सरकार से ये एक्सपेक्टेशन होती है वो स्लैब बढ़ा दें, मतलब 2.5 को 4 लाख कर दे, अगली बार 4 से 6 कर दे, 6 से 8 कर दें। सरकार के लिए हर साल ये उम्मीदें लगाते हैं लोग, लेकिन सरकार के लिए स्लैब बढ़ाना बहुत मुश्किल है। देश में बच्चों 6 करोड़ इंडिविजुअल्स हैं अप्रॉक्सीमेटली, एग्जैक्ट डाटा भी साइट पे आया नहीं इस साल का। 6 करोड़ इंडिविजुअल्स होंगे, 6 करोड़, जो देश में रिटर्न फाइल करते हैं अपनी। और अगर हम स्लैब बढ़ा देंगे, अगर सरकार 2.5 लाख की जगह 4 लाख कर देती, अब सबके लिए अप टू 4 लाख, तो सरकार को 30-40 हजार करोड़ का नुकसान होता है। लेकिन लोगों की एक्सपेक्टेशन होती है, वो कहते हैं सर स्लैब बढ़ाओ, स्लैब बढ़ाओ, स्लैब बढ़ाओ। हर बजट में महंगाई बढ़ रही है, कुछ पैसा बचेगा, कुछ पैसा बचेगा। देखो ना, स्लैब बढ़ेगी, टैक्स कम हो जाएगा, कुछ पैसा उसके हाथ में सेव हो जाएगा, वो अपनी लाइवलीहुड के लिए खर्च करेगा। तो सरकार को समझ आई बात, लेकिन सरकार ने कहा कि अगर स्लैब बढ़ाएंगे तो देश में 30-40 हजार करोड़ का हमें नुकसान हो जाना है, बहुत ज्यादा नुकसान है। मैं एग्जांपल चेंज करके समझाता हूं। आप, मेरी कपड़े की दुकान है, शहर में अच्छी दुकान है मेरी, और आप मेरे पेट कस्टमर हैं। इस बार आपने कहा हम हैवी शॉपिंग कर रहे हैं तो हमें एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलना चाहिए। मैंने कहा बट मैम सर, एज पर द रूल सॉफ्टवेयर में एक्स्ट्रा डिस्काउंट डलता नहीं है और सभी मेरे सारे कस्टमर एक साथ हैं। तो आप कहीं ना कहीं मुझसे नाराज होने लग गए। आपकी एक्सपेक्टेशन थी हम इतना सामान लेते हैं और अब भी बहुत ले रहे हैं, तो वी शुड बी प्रेफर विद एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिस टाइम। तो मुझे लगा मेरा कस्टमर ठीक कह रहा है, और ऐसे कई कस्टमर मेरे से नाराज भी हो रहे हैं और मुझे लगता है ठीक भी कह रहे हैं। तो मैंने एक स्कीम निकाली, अगर मैं दुकान पे डिस्काउंट का रेट बढ़ा देता 20, तो बच्चों उसमें क्या होता, वो बेनिफिट सबको मिलता, पर मैं चाहता हूं कि ये बेनिफिट खास कस्टमर को मिले। तो मैंने एक स्कीम चलाई
कि हमारा वो कस्टमर जो पिछले 3 सालों में लगातार 50,000 से ऊपर की शॉपिंग करता है एक साल में, उसका रिकॉर्ड हमारे पास है, और जो करंट ईयर में भी 50,000 से ऊपर शॉपिंग करेगा उसको 10% एक्स्ट्रा क्या मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा। तो मैंने बाइफिकेट कर दिया 3 साल और एक करंट ईयर का रखे। ऐसे ही फाइनेंस मिनिस्टर ने क्या करा, फाइनेंस मिनिस्टर ने क्या करा, एक नया तरीका निकाला छोटे आदमियों को छूट देने का। और वो जो कंसेप्ट है छोटे आदमियों को छूट देने का, वो आया रिबेट अंडर सेक्शन 87A के नाम से। रिबेट अंडर सेक्शन 87A के नाम से, पहले समझ लो फिर लिख लेंगे, कोई जल्दी नहीं है, ये सारी लाइफ की बात है, टैक्स कैलकुलेशन, ठीक है। ये किसके लिए मिलेगा, फॉर इंडिविजुअल्स प्लस रेजिडेंट प्लस टोटल इनकम अप टू ₹5 लाख। रिबेट इन टैक्स अप टू 12,500। अब सुनिए, ये जो दूसरा तरीका निकाला ये सिर्फ इंडिविजुअल के लिए आया, देश के रहने वाले के लिए, एनआर के लिए नहीं आया, और जिसकी इनकम 5 लाख तक उसके लिए आया। अब मुझे बताओ, जिसकी इनकम 5 लाख है, सिर्फ 5 लाख, तो पहले 2.5 तो नील। हाँ बच्चों, पहले 2.5 तो नील, अगले 2.5 के ऊपर 5% कितना हो गया, 12,500 कर लो। 2.5 लाख को 5% कितना, 12,000, तो उसको 12,500 की टैक्स में रिबेट मिलेगी। क्या मिलेगी, रिबेट। तो उसकी 12,500 तक की रिबेट, उसका टैक्स क्या हो जाएगा, नील। मतलब ये रिबेट सिर्फ उनके लिए है जिनकी इनकम अप टू 5 लाख है साल में। छोटा आदमी 5 लाख तक कमाने वाला देश का रेजिडेंट और नेचुरल ह्यूमन बीइंग को हम पहले, अगर उसकी इनकम 4.5 है तो इसका मतलब उसका टैक्स क्या है, नील है। अगर उसका 480 है तो रिबेट के बाद टैक्स क्या है, नील है। अगर 5 भी है तो भी रिबेट के बाद टैक्स क्या है, नील है। लेकिन अगर आपकी इनकम 5 से ऊपर हो गई, रिबेट का कंसेप्ट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, फिर आपको रिबेट नहीं मिलेगी, फिर आप नॉर्मल एसएससी की तरह बन जाओगे। ऐसा क्यों किया सरकार ने, क्योंकि अगर सरकार स्लैब बढ़ाती, स्लैब, तो अमिताभ बच्चन को भी फायदा मिलता, सचिन तेंदुलकर को भी फायदा मिलता, शाहरुख खान को भी फायदा मिलता, लेकिन सरकार ने उनको फायदा नहीं देना था, छोटे आदमियों को फायदा देना था। तो सरकार रिबेट का कंसेप्ट लाई। इफ योर इनकम, आज के देश में रूल क्या है, इफ योर इनकम इज अप टू 5 लाख, अंडर 5 लाख, अंडर, देन नो टैक्स। समझ आई, टैक्स तो बनेगा पर रिबेट मिल जाएगी 12,500 रुपए तक की, जो कि मैक्सिमम 12,500 ही होती है। मतलब अगर 5 लाख भी पूरी इनकम होकर चलती। समझ आया पॉइंट। इफ योर इनकम एक्सीड 5 लाख 10 रुपीज, नो कंसेप्ट ऑफ क्या, रिबेट। समझ आई बात, फिर आप नॉर्मली आपको टैक्स लग के चलेगा। समझ आया तरीका। तो सरकार ने स्लैब ना बढ़ा के दूसरी तरीके से बेनिफिट दिया आम आदमी को, आपके काइंड नॉलेज के लिए। और बोली सही किया कि गलत किया, बोली यस और नो। सुनो एक मिनट। उसके बाद भी लोगों ने कहा सर और बढ़ाओ, ये तो 2 साल पहले की बात, आपने रिबेट दे रखी है। सरकार ने सैलरी क्लास को 50,000 रुपए का इनकम का बेनिफिट दिया। सैलरी क्लास देश में सबसे ज्यादा टैक्स पेयर्स में से एक है। तो बच्चों, सरकार ने बोला आपकी सैलरी 7 लाख है तो 50,000 उसमें से माफ है, 6.5 लाख टैक्सेबल होगी। तो सरकार ने वो बेनिफिट 50,000 सैलरी क्लास को दिया, सिर्फ एक्स्ट्रा बेनिफिट 50,000 रुपए इनकम में से एक तरह से रिबेट दे दी, इनकम में से रिबेट। तो सरकार कुछ ना कुछ करती रहती है। तो सैलरी क्लास की मान लो 8 लाख सैलरी है तो उनकी इनकम कितनी हो जाएगी, 7.5 लाख, वहां उनको छूट दे दी। और जिसके अंडर 5 लाख उसको अलग से क्या मिल गई, रिबेट टैक्स में है। वो 50,000 की छूट जो है वो इनकम से है। किससे है, इनकम से। तो सरकार ऐसे नए नए तरीके ढूंढती रहती है देश में लोगों को टैक्स बेनिफिट्स देने के लिए। नोट करिए, फिर चलते।
लिखा, अब सुनिए, सरकार टैक्स के अलावा आपसे सरचार्ज लेती है। सरचार्ज, ये पैसा सड़क बनाने में, देश की डेवलपमेंट में खर्च होता है। सरचार्ज, सरचार्ज टैक्स पे लगता है। पहले टैक्स निकलेगा, टैक्स के ऊपर सरचार्ज लगेगा, मतलब इनकम पे नहीं लगता। जैसे टैक्स तो इनकम पे लगता है, सरचार्ज किस पे लगेगा? टैक्स पे। लेकिन ये बड़े एसएससी के लिए है, जिसकी इनकम 50 लाख से ऊपर है उसी के लिए है, बाकी के लिए देश में सरचार्ज नहीं है। और लेकिन ये सबके ऊपर है, एजुकेशन सेस एंड हेल्थ सेस, सरकार आपसे 4% टैक्स के ऊपर, टैक्स प्लस सरचार्ज, मान लो सरचार्ज नहीं तो सरचार्ज 0 हो जाएगा, छोटे एसएससी के लिए, 50 लाख से नीचे वाले के लिए जो भी ये बनेगा उसके ऊपर 4% और लेगी आपसे। ये जो 4% है आपके नॉलेज के लिए, ये देश में गवर्नमेंट स्कूल्स, एजुकेशन और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जो फ्री इलाज होता है उसके लिए पैसा क्या होता है? खर्च होकर चलता है। तो सरकार आपसे सिर्फ टैक्स नहीं लेती, सड़क बनाने, डेवलपमेंट के लिए भी पैसा लेती है, और स्कूल्स के लिए और हॉस्पिटल्स के लिए भी पैसा लेकर चलती है। आपकी काइंड सेस सबको देना है, छोटा हो चाहे क्या हो, बड़ा हो, लेकिन सरचार्ज सिर्फ किसको देना है? बड़े एसएससी को देके चलना है। समझ आया पॉइंट? अच्छा, एक नॉर्मल रूल बताऊं शुरू में ही आपको। अब जैसे आपकी इनकम 4.5 है तो टैक्स क्या हो गया? नील आफ्टर रिबेट। आपकी इनकम 480 है, टैक्स रिबेट। व्हाट पीपल थिंक, माय टैक्स इज नील, आई नीड नॉट टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम, मुझे रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं डिपार्टमेंट को। ऐसा नहीं है, सुनिए रूल, नॉलेज के फर्स्ट शुरू से ही बता रहा हूं आपको। रिटर्न किसको भरनी? अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से ऊपर है तो आपको देश में रिटर्न फाइल करना क्या है? मैंडेटरी। रिटर्न का टैक्स से कोई लेना देना नहीं है। तो अगर आपकी इनकम 480 है, 480 टैक्स से नील है, लेकिन 2.5 से तो ऊपर है, बोले यस और नो, यू नीड टू फाइल रिटर्न ऑफ क्या? इनकम। अदरवाइज आपको 5 से 10,000 की पेनल्टी लग सकती है। लेकिन व्हाट पीपल थिंक इन द मार्केट कि आवर टैक्स इज नील, so you need not to file the data to the income tax department, they are totally wrong, they are totally wrong। इनकम रिटर्न 2.5 लाख से ऊपर है और टैक्स 5 लाख से अंडर इनकम पे कोई टैक्स नहीं होकर चलता। पॉइंट समझ आया सभी को नॉलेज के लिए? अब आगे, अब पॉइंट आया टैक्स कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं। टैक्स एज पर स्लैब 87A की रिबेट पहले। अच्छा जल्दी बताओ, रिबेट किसको मिलती है? जिसकी इनकम अप टू कितनी होती है? 5 लाख। अगर आपकी इनकम 5 लाख से ऊपर है, रिबेट का कंसेप्ट क्या हो जाएगा? फेल। क्या हो जाएगा? फेल। तो रिबेट भी हर एक के लिए नहीं है, लेकिन रिबेट हमेशा किससे मिलती है? टैक्स से मिलती है। पहले रिबेट मिलेगी, उसके बाद सेस से सरचार्ज लगेगा। ये नहीं कि पहले सरचार्ज लग जाएगा, सेस लग जाएगा, उसके बाद रिबेट मिलके चलेगी। समझ आया पॉइंट? और प्लस अगर कुछ टैक्स बनता है, सरचार्ज इफ एनी, सरचार्ज किसके लिए भैया बच्चों? हायर इनकम क्लास के लिए। सरचार्ज उसके लिए जिसकी इनकम बहुत ज्यादा है, हर एक के लिए नहीं है। और ये टैक्स प्लस सरचार्ज 4% हेल्थ और एजुकेशन सेस। टैक्स को हम राउंड ऑफ करते हैं, अंडर सेक्शन 288 भी राउंड ऑफ करके जो टैक्स आएगा वो हमारे पास आ जाएगा। कहने का मतलब है रिबेट भी हर एक के लिए नहीं है, सरचार्ज भी हर एक के लिए नहीं है, सेस सबके लिए, सेस सबके लिए है, आपकी नॉलेज के लिए। समझ आया पॉइंट? ओके।
ठीक है बच्चों, लिख लिया सबने? राउंड ऑफ कैसे करते हैं 288B में वो सिखाऊंगा मैं आपको, अभी नहीं पूछे हम। 288B में हम कैसे राउंड ऑफ करेंगे। अब बच्चों समरी, पहले एक छोटी सी समरी पहले इंडिविजुअल के लिए। समरी इंडिविजुअल के लिए, अगर आपकी एज बिलो 60 ईयर है, आपकी एज और कुछ भी मेंशन ना हो तो 60 साल से नीचे है, अगर वो सीनियर होगा सुपरा सीनियर होगा तो वो मेंशन होगा। पूरे साल में किसी भी डेट पे अगर आप सीनियर सिटीजन हो जाते हैं फाइनेंशियल ईयर में, तो आप हायर स्लैब के लिए एप्लीकेबल हो जाएंगे, प्रोवाइडेड यू आर क्या होना चाहिए, रेजिडेंट। नॉन रेजिडेंट के हमेशा 2.5 लाख है, हमेशा 2.5 लाख है, याद रख के चलना। अगर एज 2.5 लाख आपकी 60 साल से नीचे है तो आपको स्लैब मिलेगी आपको 2.5 लाख। डन बच्चों? एनआर को भी सेम है, डन। लिखो अगर एज 60 साल या उससे ऊपर है तो बच्चों इसकी स्लैब हो जाएगी अप टू 3 लाख। बोलिए यस और नो? लेकिन इसको तो फिर भी 2.5 लाख की मिलेगी। बोलिए यस और नो? बस ये ध्यान रखना, एनआर को ना ही 87 मिलती है ना ही हायर स्लैब मिलती है। एनआर को हमेशा 2.5 लाख की स्लैब मिलेगी और 87 नहीं मिलेगा, आपकी नॉलेज के लिए। आपकी एज 80 ईयर्स और अबव है, 5 लाख की स्लैब है। बोलिए यस और नो? लेकिन यहां तो 2.5 लाख ही रहेगी। बोलिए यस और नो? ओके, 87 एक ही रिबेट यहां मिलेगी, यहां नहीं मिलेगी। और यहां भी किसको मिलती है? जिसकी इनकम 5 लाख तक है। रिबेट कितनी होती है? जितना टैक्स बनेगा, या 12,500, जो दोनों में से क्या होगी? लोअर। सरचार्ज दोनों पे लगेगा, लेकिन वो तभी लगता है जब हायर इनकम क्लास हो, वो तो चाहे आर हो चाहे एनआर हो। और जो सेस है 4% का, वो सब पे उसका आर एनआर से कोई मतलब नहीं है। बच्चों हमने आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है, हम 9 लेक्चर तक जाएंगे। आप देखना 9 या 8 लेक्चर्स तक डायरेक्ट टेक्स्ट में पहले चैप्टर में। ओल्डर्स की कवरेज 4-5 नंबर ही होती है पेपर में, इससे ज्यादा नहीं होती प्रैक्टिकली। और लेकिन ये लाइफ में आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जब भी कोई क्लाइंट आपके पास आएगा, यू नीड टू मेक द टैक्स कैलकुलेशन ऑलवेज, आइदर वो नील बने या जितना भी बने, तो प्रैक्टिकल लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है। इसलिए हम 8 लेक्चर्स लगाएंगे और आपको इंडिया में किसी का भी टैक्स निकालना आ जाएगा जब ये 8 हो जाएंगे आपकी नॉलेज के लिए, विद सरचार्ज, विदाउट सरचार्ज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब समझ आया पॉइंट सभी को? एग्जाम्पल लिखते हैं टैक्स कैलकुलेशन के ऊपर, थोड़ा सा एलोबरेट करते हैं इस कंसेप्ट को। एग्जाम्पल ऑन टैक्स कैलकुलेशन। एग्जाम्पल ऑन टैक्स कैलकुलेशन विदाउट सरचार्ज। अभी सरचार्ज नहीं, सरचार्ज तो अभी 2-3 लेक्चर के बाद टॉपिक छेड़ेंगे, उसका कंसेप्ट अलग हो जाता है थोड़ा बीच में। तो विदाउट सरचार्ज पहले निकालना सीख लेते हैं।
इनकम ऑफ राम केस 1 2,40,000। कुछ नहीं लिखा तो 60 साल से नीचे का और रेजिडेंट, क्योंकि हम इंडिया के लॉ की बात करें तो इंडिया के रेजिडेंट की बात कर रहे हैं। अगर एनआर होगा क्वेश्चन में मेंशन होगा, सीनियर सिटीजन होगा तो क्वेश्चन में मेंशन होगा। अब बताओ, राम की इनकम 2,40,000 है, टैक्स कितना बनेगा? टैक्स कितना बनेगा? ऑनलाइन वाले बच्चों बताओ। एक मिनट, ऑनलाइन वालों को देखो, जाग रहे सो रहे। हाँ जी बताओ बच्चों, ऑनलाइन वालों टैक्स कितना बनेगा? ओ जाग रहे हैं तो नील नील। केस 2 बहुत बढ़िया। चलिए केस 2, इनकम 2,70,000, वैसे टैक्स कितना बनेगा? नील। वैसे नील बनेगा क्योंकि रिबेट का कंसेप्ट आ जाएगा बीच में। ये देखो बच्चों, स्लैब का सिस्टम देखो, अप टू 2.5 लाख नील। अगला कितनी इनकम है? 20,000, 5% कितना बना? 1,000। 1,000 बना ना बच्चों। अब रिबेट मिलेगी, बोले यस और नो? यस। रिबेट कितनी होती है? 1,000 और मैक्सिमम 12,500 होती है, जो दोनों में से क्या होगी? लोअर। लोअर कितनी होगी? 1,000। टैक्स कितना? नील। क्या एजुकेशन सेस लगेगा? नहीं, क्योंकि रिबेट पहले मिलेगी, सेस बाद में लगेगा। तो बच्चों जिसकी इनकम अप टू 5 लाख उसका टैक्स नील आएगा, तो उसका सेस भी क्या आएगा? नील ही आएगा। तो आप देखो, आप हमेशा 12,500 मत लेस कर देना, माइनस में थोड़ा आएगी फिगर। अप टू 12,500 है, मतलब अगर टैक्स कम होगा तो उतनी, और मैक्सिमम कितनी? 12,000 कितनी? 500 रुपए की मिलकर चलेगी। पॉइंट समझ आया सभी को? केस 3 में 4.5 लाख। अब बताओ बच्चों, जिसकी इनकम 4.5 है, टैक्स तो नीली बनेगा, बोले यस और नो? यस। स्लैब सिस्टम अप टू 2.5 लाख कितना? नील। 2.5 लाख से ऊपर कितना है बच्चों? 2 लाख, बोले यस और नो? 5% बच्चों कितना? 10,000। टैक्स कितना बना? 10। 87A में कितनी रिबेट मिलेगी? 10। 10 और 12,500 विच एवर इज क्या? लोअर। तो 10,000। टैक्स कितना? नील। लेकिन इसके लिए रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है, इनकम 2.5 लाख से क्या है? ऊपर है। तो पहले रिबेट जाएगी, फिर सेस लगेगा। कि पहले सेस लगा दो गलती से, मतलब देखो शॉर्टकट तो यही है कि अंडर 5 लाख आपका टैक्स क्या है? नील है। इतनी सी बात है बच्चों, और कुछ बात नहीं है। लेकिन स्लैब का मतलब तो समझाना है ना आप लोगों को, स्लैब क्या होती है। केस 4, इनकम 5 लाख, 2.5 लाख तक नील। अगले 2.5 लाख पे 5%, 12,500। टैक्स क्या? नील। तो 5 से ऊपर चली जाती ना इनकम, रिबेट का कंसेप्ट क्या हो जाता? फेल हो जाता। बच्चों एक और चीज समझो, सरकार अगर स्लैब बढ़ाती है, जैसे अब सबको पता है अंडर 5 लाख नील है इस समय, तो लोग क्या करते हैं? अपनी रिटर्न 4.5, 480 की भरते हैं। ऐसे जो जिसकी टैक्स इनकम कम भी होती है, बढ़ा के दिखा के बढ़ता है 480, 490, 495। इससे बाजार में व्हाइट मनी का फ्लो हो जाता है। लोग उतने पैसे अपने घर से निकाल के बैंक में जमा कराने की कोशिश करते हैं, भी इतना हमारा व्हाइट हो गया। तो जितनी स्लैब बढ़ेगी, पैसा व्हाइट के फॉर्म में भी मार्केट में आएगा। जितनी स्लैब अंडर होगी, उतना लोग पैसा घर से कम निकालेंगे। सेकेंड थिंग, पहले फीमेल और मेल के लिए अलग तरह की स्लैब होती थी। फीमेल को ज्यादा स्लैब मिलती थी। फिर फाइनेंस मिनिस्टर के घर में लड़ाई हो गई वाइफ से, उन्होंने स्लैब क्या कर दी? खत्म कर दी। ठीक है ना? आज मेल फीमेल के लिए एक जैसी स्लैब है, पर आज से 5-6 साल पहले फीमेल के लिए ज्यादा छूट थी
एज कंपेयर टू मेल, पर अभी दोनों के लिए क्या है, बराबर है। अब लॉ में ये सिस्टम नहीं है, आपकी नॉलेज के लिए। फिर आपके पास एग्जाम्पल 2, मिस्टर वाई की इनकम, वो रेजिडेंट है। बच्चों न्यूज ये है, सीए फाउंडेशन का रिजल्ट शायद 13 तारीख को आ रहा है। अभी इंस्टीट्यूट ने ऑफिशियल कम्युनिकेशन नहीं दी, लेकिन 13 सितंबर को शायद आने की उम्मीद है रिजल्ट सीए फाउंडेशन और सीए फाइनल का, जो इंस्टीट्यूट का है। बाकी फाइनल ये इंटरनल सोर्सेज से पता लगा है, बाकी इस फाइनल अनाउंसमेंट उन्होंने अभी साइट के ऊपर नहीं करके चली कि वो कब देकर चलेंगे रिजल्ट। तो जल्दी, अगर 13 तारीख है तो 5 ही दिन रह गए हैं, और अच्छी बात है जल्दी ही लोगों का माइंड सेटअप होगा कि हम फाउंडेशन में हैं या फिर इंटर में हैं। होपफुली इंटर में ही होंगे। सो अब आ रहा है, मिस्टर वाई एक रेजिडेंट है, उनकी इनकम 690 है। केस 1 में उनकी एज 40 साल है, एज 62 साल है, 82 साल है। ठीक है, टैक्स केस 1 का बच्चों 2.5 लाख तक नील। आप देखो इसको रिबेट तो मिलने से रही, क्योंकि 5 से ऊपर है, तो पॉइंट क्लियर है सबको। हाँ बच्चों, अब अगले 2.5 लाख पे कितने परसेंट बच्चों, 5%, 12,500, और 5 से ऊपर कितना, 190, 5 से ऊपर 190 तो है, कितने परसेंट, 20%, 38,000। टैक्स बन गया 50,500। 87 की रिबेट नील, नॉट एप्लीकेबल। टैक्स बन गया 50,500, 4% सेस 2,020 रुपया, तो टैक्स बन गया 52,520 रुपए का टैक्स बन जाएगा। तो देख लो, 690 कमाने वाला 52,000 रुपए टैक्स पे करता है, आपकी नॉलेज के लिए। इसीलिए लोग ना अपनी अंडर 5 लाख दिखाते हैं, 5 से ऊपर, तो 12,500 कंसेप्ट हटा, और जितनी 5 से ऊपर इनकम हुई उस पर वैसे भी आपके पास 20% टैक्स लगना शुरू हो जाता है। कोई आपसे पूछ ले कि एवरेज रेट ऑफ टैक्स क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एवरेज रेट ऑफ टैक्स, वो ऐसे निकलता है एवरेज रेट। अगर आप टैक्स को 52,520 रुपए को 690 से डिवाइड कर देंगे, जो परसेंटेज आ जाएगी 7.62, ये एवरेज रेट ऑफ क्या होगा, टैक्स होकर चलेगा। दिस इज कॉल्ड एज एवरेज रेट ऑफ टैक्स। This is called as average rate of tax. ओके, हाँ बच्चों, पॉइंट क्लियर है सभी को। और केस 2 में 62 साल के हैं, देश के रेजिडेंट हैं, देश के रेजिडेंट हैं, तो 3 लाख की स्लैब मिलेगी बच्चों। पॉइंट क्लियर है सभी को। अब तो 3 लाख टैक्स कितना, नील। एक मिनट देखो सभी, अब कितना बचेगा, 2 लाख। 2 लाख का बच्चों 5%, 10,000, और 190 का 20% सेम 38,000। 2500 का टैक्स बेनिफिट एक्स्ट्रा होता है बच्चों। 87 तो मिलेगी नहीं। इसके पैरेलल लिखा है हमने। तो आपने समझा, जिसकी इनकम जिसकी जो सुपरा सीनियर सिटीजन है, थर्ड केस,
5 लाख वाले तो रिबेट का कंसेप्ट प्रिवेल ही नहीं करता, उसकी तो वैसे 5 लाख तक इनकम क्या है, नील है। तो उसका फर्क कहां पड़ेगा, फर्क ये पड़ेगा कि उसको रिटर्न भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी अंडर 5 लाख, क्योंकि उसकी स्लैब ही कितनी है, 5 लाख है। लेकिन टैक्स पे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि टैक्स तो उसके लिए रिबेट का कंसेप्ट नहीं है, सुप्रा सीनियर सिटीजन के लिए। केस थर्ड, आगे यहां तक बच्चों बताओ, एज 82 ईयर्स, 5 लाख तक नील, एटी सेवन तो मिलेगा नहीं, हाँ जी बच्चों, डन, समझ आया पॉइंट। अब एग्जाम्पल 3, सपोज इन एग्जाम्पल 2, जो हमारा सेकेंड एग्जाम्पल है उसी की बात करें। सपोज इन एग्जाम्पल 2, वाई इज एनआर इन इंडिया, वाई एनआर होता। अब बताओ अगर वो एनआर होता, केस 1 to 3 में आंसर सेम होता क्या नहीं होता, बोले यस और नो। स्लैब कितने की होती है, 2.5 लाख, और 87 एनआर को नहीं मिलता, 87 तो मिलता नहीं एनआर को, नाइस नाइस, एक्स्ट्रा स्लैब का बेनिफिट मिलता है। तो आप देखो तीनों में आंसर सेम बनता, अप टू 250 नील, बोली यस। अगले 2.5 के ऊपर 5%, 12,500, 190 पे 20%, 38, और 4% सेस तो लगना ही लगना, 2020 रुपया। सेम आंसर आ जाएगा वही 52,520 रुपया। तो ध्यान रखना, एनआर एनआर एनआर, नो 87 है, नो 87 है, नो हायर स्लैब। स्लैब निकालनी आ गई बच्चों, समझ आ गया। हाँ जी ऑनलाइन वाले बच्चों, समझ आ गया कंसेप्ट, बताओ बच्चों, ऑनलाइन वालों बच्चों। चलिए अब बच्चों, अब आपने सॉल्व करना है 2 एग्जाम्पल, और 4 एग्जाम्पल घर के लिए भी मिलेंगे आज होमवर्क की फॉर्म में। और अगली क्लास में मैं आपको देश का टैक्स कैलकुलेटर समझाऊंगा, इनकम टैक्स की साइट पे लेके चलूंगा, वहां पे आपको टैक्स कैलकुलेटर भी समझा दूंगा कि साइट पे जाके आंसर मैच करना, आपका आंसर ठीक आया कि नहीं। लेकिन आज नहीं, पहले हाथ से निकालना सीखो, पहले हाथ से निकालना। इनकम किसी की 12 लाख है बच्चों, 1 मिनट सभी समझो। एज केस 1 45 साल, 63 साल, 82 ईयर, और वो तीनों केस में रेजिडेंट है। विद सेस टैक्स निकाल के मुझे बता दो। अच्छा 1 मिनट, वैसे आपको बता रहा हूं नॉलेज के लिए बच्चों, सुनो 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 1 मिनट, 1 मिनट सभी सुनो। निकाल सकते हो खुद ही, स्लैब 2.5 लाख की पता है, निकलने के बाद जो आएगा रिबेट तो मिलेगी नहीं इसमें, और 4% सेस लग के जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी। 1 मिनट समझो नॉलेज के लिए, शॉर्टकट बता दो आपको। अगर किसी की 2.5 लाख की स्लैब है तो उसको 10 लाख तक टैक्स आएगा, शॉर्टकट में 1,12,500, शॉर्टकट बता रहा हूं लाइफ में। वैसे ये 12,500 और ये कितना, 5 लाख पे 20% कितना, 1 लाख। शॉर्टकट अप टू 10 लाख
1,12,500 शॉर्टकट पेपर के लिए भी, ताकि आप टाइम कम हो तो कभी कैलकुलेशन फास्टली कर पाओ। अगर किसी की स्लैब 3 लाख वाली है जो कि 60 साल वाले के लिए, तो यहां 1,10 आएगा। ये कितना 10,000, 2 लाख का 5% और फिर 1,10,000। ठीक है, वहां 1,12,500, यहां पे 1,10 अप टू 10 लाख। 10 से ऊपर जो 30% मल्टीप्लाई होगा वो होगा। और अगर किसी की 5 लाख है तो 5 लाख तक नील, अब तो अगले 5 पे 10-20% कितना 1 लाख। तो अगर आप यहां पे देखेंगे शॉर्टकट में, इसका 10 लाख तक इस केस में 1,12,500, 1,10 और इसमें 1 लाख। उसके ऊपर जितना है उस पे 30%, 2 लाख का 30% कितना 60,000। सेस लगा के निकालो कितना आता है टैक्स तीनों केस में। बी फास्ट करो कैलकुलेशन। शॉर्टकट समझ आ गया सभी को? इसलिए बता रहा हूं, पेपर में अगर 15 लाख पे क्वेश्चन आ जाए तो शॉर्टकट लगा के टैक्स फटाफट निकल आएगा। आपको 2 मिनट लगेंगे निकालने में। शॉर्टकट आपको बताया मैंने। जल्दी करो सॉल्व बच्चों, बी फास्ट। एक बच्चे का आंसर आया है, पहले केस का आंसर आ रहा है, वो बोल रही है 1,79,400 विद सेस, केस 1 का। और कैलकुलेटर अपने पास रखो क्लास में, क्योंकि आपको अब कैलकुलेशन करनी पड़ेगी डेली क्लास में टैक्स की। हाँ जी, पहले केस में आ रहा है सभी का 1,79,400, 12,500, 1 लाख और 60,000 और फिर उसके ऊपर 4% सेस। कैलकुलेटर का यूज करो, अभी नहीं है तो मोबाइल कैलकुलेटर का यूज करो, लेकिन प्लीज अपने पास कैलकुलेटर रखो। हाँ जी, सेकंड केस का 3 लाख तक शॉर्टकट 1,10,000, 60, 170 का 4% लगा के जो आ जाएगा। एक बच्चे का आंसर आया 1,76,800। और केस थर्ड का जो चित्राक्षी और सुनैना ने सही बताया, और केस थर्ड का भी आ गया कोमल का आंसर 1,66,400 रुपए। चलो हो गया, सभी का आ रहा है आंसर। तीसरे का आ गया 1,66,400 रुपए। 1 लाख तो वैसे बन रहा है, 60,000 वैसे बन रहा है, 1,60, 4% 6,400, 1,66,400। प्लीज कैलकुलेटर रखिए अपने पास, नेक्स्ट क्लास में ऐसे आप गलती कर देंगे कैलकुलेशन करते समय।
हाँ जी बच्चों, चलें आ गया आंसर। किसी का ना आया तो बताओ प्लीज। हाँ जी बच्चों, हो गया आप सबका। चलें आगे फिर। चलिए एक क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ, बी फास्ट। एग्जाम्पल 5, एक रवि है, उसकी इनकम 15,20,000 रुपए है। एज 42 ईयर्स। केस 1, रेजिडेंट इन इंडिया। बच्चों आप मुझे ये बताओ सभी, टैक्स रेजिडेंट है तो इसमें वही 10 लाख पर 1,12,500, उसके ऊपर 5-20 पे 30% और सेस लगा दो, और यहां पे 1,10,000 और 5-20 के ऊपर 30% करके 4% सेस लगाओ, निकालो कितना टैक्स आता। 15,20,000 इनकम रवि की, 15,20,000 रुपए निकालो बच्चों। एक बच्ची ने आंसर निकाला है 279,240, केस 1 का ठीक आ रहा है। मैंने आपको इसलिए शॉर्टकट बताया 10 लाख तक, ताकि आपको करने में आसानी हो। उसके बाद तो 30% वाली फिगर से मल्टीप्लाई करना है, दोनों को प्लस करना है, 4% सेस जोड़ना है। ठीक है गोल्डी, आंसर ठीक आ रहा है। ठीक आ रहा है सुनैना, तुम्हारा भी। केस 2 का गोल्डी ठीक आ रहा है, आपने आंसर ठीक बताया। बच्चों ऐसे करा करो, 1 मिनट सामने देखोगे, 1 मिनट सामने देखोगे। जैसे पहले केस में 1,12,500 तो आ गया, कितना बचा? 5,20। ये देखो सामने 5,20 वही ज्यादा हो गया, इंटू 30%, ये 1,56 हो गया, यही आ रहा है ना, प्लस 1,12,500, ये आ गया 268, इंटू 104% कर दिया करो, 104%, सीधा आ जाएगा 279,240। समझ आया? 104%। आप पहले 4 निकाल दोगे, फिर प्लस कर दोगे। वैसे पेपर में तो करके दिखाना है, पर वैसे बता रहा हूं आपको, कैलसी पे अभी आपको थोड़ी देर में कैलसी पे कैलकुलेशन करनी आ जाएगी। आ रहा है पहला आंसर सभी का? सेकंड आंसर आ रहा है? सीनियर सिटीजन है, 1 लाख तक शॉर्टकट, 1,10,000 तक शॉर्टकट, उसके बाद कोई 1,56,000 और फिर 104%। ठीक है, समझ आया? निकालना सभी को प्लीज। अगली क्लास में कैलसी सभी अपने पास रखे, बिना कैलसी के मुश्किल होगी टैक्स कैलकुलेशन करने में, क्योंकि लंबी लंबी मुझे सरचार्ज में आपको करोड़ों की फिगर तक लेके जाना है, और उसमें फिर आप 1 0 इधर हुई और सारा काम खराब हो जाएगा। ठीक है, कहीं 1 0 ज्यादा लगा दी, क्लाइंट का टैक्स ज्यादा चला जाएगा, कम लगा दी तो भी दिक्कत हो जाएगी। चलिए, एक डन है सबका? पारस, एक एग्जाम्पल होम प्रैक्टिस के लिए, ये आंसर मैं कल परसों की क्लास में मैच करूंगा आपसे, तो आपने घर जाके खुद सॉल्व करने हैं कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, इनकम ऑफ रवि 4,35,000, एनआर एज 87 ईयर्स।
इनकम ऑफ राम 4/21/240, रेजिडेंट 66 साल। ठीक है बच्चों, इनकम ऑफ एक्स इनकम ऑफ वाई इनकम ऑफ जेड निकाल लोगे। एनआर में ध्यान रखना 2.5 से ऊपर की स्लैब नहीं है, ना 87 है। तो आपने घर जाके इसको सॉल्व करना है, नेक्स्ट क्लास में आंसर मैच करेंगे। और भी आप कुछ एग्जांपल लेके खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हो। जस्ट मैं तो कराऊंगा ये आपको साथ के साथ प्रैक्टिस, लेकिन आप खुद एक बार सॉल्व करके चलेगा। डन है बच्चों? कोई डाउट है पूछिए, क्लियर है सभी को? चलिए बस इतना ही करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो प्लीज इसको पढ़िए और होमवर्क करिए।